मैं सारिका पंकज। आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का यूट्यूब चैनल। आज के ऑडियो आर्टिकल का टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज इस ऑडियो आर्टिकल में आप किन किन विषयों पर जानकारियां प्राप्त करेंगे। पहला है CAG यानी कि कैग का एक परिचय, दूसरा है नियुक्ति और पदावधि, तीसरा सुरक्षा उपाय और स्वतंत्रता, चौथा कैग के कार्य और शक्तियां, पांचवा भूमिका और सीमाएं, छठा कैग के आलोचना के आधार क्या हैं, सातवां ब्रिटेन के कैग से तुलना, आठवां होगा कैग को और प्रभावी बनाने के सुझाव और नवा UPSC प्रीलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले एक परिचय। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित और समीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथों मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है। अपना पद ग्रहण करने से पहले कैग तीसरी अनुसूची में अपने प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। इसे जनता के रुपयों का रखवाला भी कहा जाता है। नियुक्ति और कार्यकाल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथों मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा की जाती है। अपना पद ग्रहण करने से पहले कैग तीसरी अनुसूची में अपने प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। इसकी शपथ में निम्न विषय शामिल होते हैं। पहला, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा प्रकट करने के लिए। दूसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तीसरा है बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह, दुर्भावना के साथ विधिवत और ईमानदारी से अपनी क्षमता के अनुसार तथा ज्ञान व न्याय के साथ अपने कार्यालय के कर्तव्यों का श्रेष्ठतम प्रयोग करना। चौथा, संविधान और कानूनों को बनाए रखने के लिए। कैग की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक की होती है। वो अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्हीं आधारों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा CAG यानी कि कैग को उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है। कैग को सुरक्षा उपाय और स्वतंत्रता। पहला है कैग को ठीक उसी तरह और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि उन पर दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने के आधार पर केवल एक प्रभावी विशेष बहुमत के साथ दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा है कैग के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण कानून द्वारा संसद करती है। कैग की नियुक्ति के बाद न तो उसका वेतन और अधिकारों के संबंध में, ना ही उसके अनुपस्थिति, पेंशन या सेवानिवृत्ति के आयु को कम किया जा सकता है। तीसरा है अपना पद पर स्थगन लगने के बाद वो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य के अधीन वाले कार्यालय का पात्र नहीं होता है। चौथा है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा कैग के प्रशासनिक शक्तियों में सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा शर्तों को कैग के साथ परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर उनका निर्धारण किया जाता है। पांचवा, कैग के कार्यालय में प्रशासनिक व्यय सहित सभी वेतन भत्ते और देय में पेंशन या उस कार्यालय में कार्यरत पेंशन के संबंध में सभी का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। आइए अब जानते हैं कैग के कार्य और शक्तियां। संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 149 कैग की शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद को शक्तियां अथवा अधिकार प्रदान करता है। कैग के कर्तव्यों और कैग की शक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए संसद द्वारा कैग अधिनियम 1971 को अधिनियमित किया गया था।
अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था। कैग के कर्तव्य और शक्तियां। पहला है, कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा होती है कि सभी व्यय का ऑडिट करता है और ये पता लगाने के लिए कि खातों में दिखाई गई धनराशि का वितरण सेवा या प्रयोजन के लिए कानूनी तौर पे सही तरह से किया गया है कि नहीं, या प्राधिकरण में जो व्यय दिखाया गया है वो उसके अनुरूप है कि नहीं का भी ऑडिट कैग द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, कैग आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित संघ और राज्यों से सभी लेन देन का ऑडिट करता है। और तीसरा है, कैग सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि के खातों और बैलेंस शीट और संघ या राज्य के किसी भी विभाग व आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित संघ और राज्यों के सभी लेन देन ऑडिट करता है। चौथा है, कैग व्यय लेन देन या उसके द्वारा अंकलित खातों की रिपोर्ट सौंपता है। पांचवा, कैग संघ या राज्य के राजस्व से काफी हद तक वित्त पोषित निकायों या प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करता है। छठा है, कैग उन प्राप्तियों और व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करती है जहां एक संस्था या प्राधिकरण को भारत की संचित निधि से ऋण या अनुदान प्राप्त हो रहा हो। कैग किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है कोई भी प्रावधान के विषय कानून के दायरे में है के खातों का ऑडिट कर सकता है। सातवां, कैग राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा आवेदित किसी भी प्राधिकरण के व्यय लेन देन का ऑडिट कर सकता है। कैग राष्ट्रपति को उन फॉर्म के बारे में सलाह देता है जो संघ और राज्यों के खातों में रखे जाते हैं। नवां है, कैग राष्ट्रपति को संघ के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पास भेजते हैं। अब बारी है 10वें की। कैग राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधायिका को देते हैं। 11वां, वो किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय की जांच और उसे प्रमाणित करता है। आइए बात करते हैं कैग की भूमिका क्या है। कैग जनता के पैसे का प्रहरी है। वह उस खर्च की गई धनराशि की जांच करता है जिसे कार्यपालिका एक समान रूप से कानून द्वारा स्थापित और संसद के दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराती है। वो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है जो कार्यपालिका के प्रभाव से उसको स्वतंत्र बनाती है। वो निम्नलिखित रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा, वित्तीय खातों का ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आइए अब समझते हैं ब्रिटेन के कैग से तुलना। भारत का कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक महालेखाकार की शक्ति भी निहित होती है। भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, जबकि यूके में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमर्स का सदस्य होता है। कैग की आलोचना क्यों की जाती है? कैग के पास खातों की जांच अथवा ऑडिट करने की शक्तियां सीमित हैं। इसका मतलब है कि उसके पास उस पैसे पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है जो समेकित निधि से खर्च किया जा रहा है। वो केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जा चुका होता है। इसके विपरीत ब्रिटेन के कैग के पास नियंत्रक जैसी शक्ति नहीं होती है, लेकिन केवल महालेखा परीक्षक के रूप में होती है। इसके अलावा कैग कार्यपालिका द्वारा किए गए व्यय से संबंधित दस्तावेजों को नहीं मांग सकता। वहीं दूसरी ओर कैग पर कार्यपालिका द्वारा बार बार मनमानी का आरोप लगाया जाता है। कैग पर कार्यकारी सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप करने का आरोप बराबर लगाया जाता रहा है। आइए अब समझते हैं कैग को प्रभावी बनाने के सुझाव क्या क्या हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दायरे में सभी निजी, सार्वजनिक सहभागी पंचायती राज संस्थान और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को लाना चाहिए। 1971 में कैग एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शासन में बदलाव से तालमेल हो सके। नया कैग चुनने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC चयन की तरह एक कॉलेजियम जैसा तंत्र होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आंकड़ों के बाद कैग की आलोचना हुई है। इस प्रकार के आरोपों से बचने के लिए कैग को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित न हो। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए कैग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिए। कैग को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और GST के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच के लिए तैयार किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि आज के ऑडियो आर्टिकल से संबंधित UPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, CAG जनता के पैसे का प्रहरी है। तीसरा, भारतीय संविधान में CAG के कार्यकाल का वर्णन नहीं है। सही कूट है A, केवल 1 और 2, B, केवल 2 और 3, C, केवल 3, D, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।